के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली के पूसा में मक्का उत्पादन बढ़ाने पर कार्यशाला का आयोजन। उच्च उपज देने वाली बीजों की किस्मों, क्लस्टर प्रदर्शन, खरीद नीति और मक्का उत्पादन को प्रोत्साहन देने पर जोर। किसानों के लिए बेहतर पारिश्रमिक के लिए उद्योग की आवश्यकता पर भी दिया गया जोर। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के 250 लाभार्थियों के साथ करेंगे बातचीत। दूध की बढ़ती मांग पूरी करने और देश के किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए दूध उत्पादन और गौवंश की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ये योजना। गुजरात के आणंद में 3 दिवसीय किसान मेले का समापन। हर्बल एक्सपो, किसान प्रशिक्षण का भी किया गया आयोजन। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग सचिव डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा, औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती किसानों की आय को दोगुनी करने का सबसे अच्छा विकल्प। और उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। आम जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट किया जारी। शीतलहर चलने के साथ ही कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना। और अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा मक्का उत्पादन बढ़ाने पर नई दिल्ली के पूसा में आयोजित प्रभावशाली कार्यशाला में उच्च उपज देने वाली बीजों की किस्मों, क्लस्टर प्रदर्शन, खरीद नीति और मक्का उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने पर जोर दिया गया। कार्यशाला में किसानों के लिए बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के लिए किसानों के साथ सहयोग करने के लिए उद्योग की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में एथेनॉल उत्पादन की लक्षित मांग को पूरा करने के लिए मक्का उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया। उन्होंने बताया कि देश में मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च मक्का उत्पादकता हासिल करना महत्वपूर्ण है। मीटिंग में कहा गया कि मक्का क्षेत्र के लिए प्रगतिशील रणनीति तैयार करने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के 250 लाभार्थियों को उनके जीवन साथी के साथ नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2024 देखने के लिए आमंत्रित किया है। ये सम्मानित अतिथि 26 जनवरी 2024 को विशेष रूप से आवंटित परिक्षेत्र संख्या 20 से गणतंत्र दिवस परेड देखेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला 26 जनवरी को श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में विशेष आमंत्रित लोगों के साथ आयोजित संवाद मूलक सत्र में शामिल होंगे। इस अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहेंगे। पशुपालन और डेयरी विभाग ने विशेष रूप से वैज्ञानिक समावेशी तरीके से स्वदेशी गौजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया है। ये योजना दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए दूध उत्पादन और गौवंश की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
और गुजरात के आणंद में 3 दिवसीय किसान मेले का समापन हो गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद औषधीय और सुगंधित पौधे अनुसंधान निदेशालय ने 22 से 24 जनवरी के बीच आयोजित होने वाले इस किसान मेले, हर्बल एक्सपो, किसान प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करने वाली यात्रा का आयोजन किया था। इस मौके पर कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक होगी, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा और फार्मास्यूटिकल उद्योग में प्रगति के बावजूद औषधीय और सुगंधित पौधों की मानव की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि देश में जड़ी बूटी आधारित उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप औषधीय और सुगंधित पौधों की मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि औषधीय पौधों की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICAR DMAPR द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों किस्मों को अपना सकते हैं। उन्होंने किसान मेले में 2000 से अधिक किसानों की भारी उपस्थिति की सराहना की और मेले के सफल आयोजन के लिए निदेशालय को बधाई दी। मेले के दौरान मोनो अमोनियम फास्फेट के उत्पादन, सुरक्षा सुधार, संरक्षण और फसल कटाई के बाद प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। 24 जनवरी को किसानों के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए एक दौरे का भी आयोजन किया गया, जहां खेती और मोनो अमोनियम फास्फेट के संरक्षण को सजीव दिखाया गया था। मेले में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, बिहार, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के किसानों ने भाग लिया। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम की थीम पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों के कल्याण के लिए बहुत काम किया गया है। लोग किसान नेता की बात जरूर करते थे, लेकिन किसान की चिंता नहीं हुई। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए किसानों के जेब में, उनके खाते में पहुंचाकर 11.5 करोड़ किसानों को सक्षम बनाने का काम और 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में डालने का काम किया, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, ये सभी योजनाओं ने हमारे अन्नदाता को सक्षम किया है। और केंद्रीय विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने संसदीय क्षेत्र के कोटला मुबारकपुर में स्वच्छ संकल्प लॉन्च किया। स्वच्छ भारत और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्वच्छ हरित समुदाय के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के इस अभियान से पुनर्चक्रित कचरे का उपयोग कर गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए स्ट्रीट फर्नीचर बनाए जाएंगे। देखते हैं OP यादव की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता ही सेवा है अभियान के क्रम में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने संसदीय क्षेत्र के कोटला मुबारकपुर में स्वच्छ संकल्प लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र से शुरू हुए स्वच्छ संकल्प प्रोजेक्ट का उद्देश्य रिसाइकलिंग पर ध्यान देने के साथ ही जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के बारे में नागरिकों और दुकानदारों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। अपने ही गृह क्षेत्र से शुरू किया है जहां मैं रहती हूं, और इस विधानसभा को या अन्य क्षेत्रों को जो जुड़ना चाहेंगे लोगों से हम बात करके इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे और सीधा वेस्ट मैनेजमेंट तक, रिसाइकल तक हम लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद SSBC की प्रबंध निदेशक आलोका मजूमदार ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। HSBC इंडिया में हमारा हम लोग का एक फोकस है कि हम लोग फंड यूज करते हैं सॉल्यूशंस बनाने के लिए, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक सोल्यूशन निकाले। कार्यक्रम में मौजूद संयुक्त राष्ट्र संघ के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के अधिकारी चांद कौशल ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्यों को आगे बढ़ाने में तकनीक का समावेश जरूरी है। आज की तारीख में कैसे भी इनिशिएटिव्स हों, चाहे इस तरह के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हो किसी भी तरह के हों,
उनको मैप करना, उनके साथ तकनीक को जोड़ना बहुत जरूरी है। परियोजना के पहलुओं पर टीएसएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहिल अरोड़ा ने कहा कि हमारा लक्ष्य वेस्ट को वेल्थ में तब्दील कर वापस इसे समाज को देना है। फर्नीचर, बेंचेस, चेयर्स, नोटबुक्स, पेन्स, ये सब चीज़ें बनाकर हम वापस सोसाइटी को देना चाहते हैं। तो आइडिया बड़ा सिंपल है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको लैंडफिल में ना जाना दिया जाए। टीएसएल के सलाहकार बोर्ड के निदेशक आदेश गुप्ता ने कहा कि 2000 मार्केट एसोसिएशन के लोगों को जोड़कर रिसाइकिल का अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही तैयार उत्पादों को जरूरतमंदों को दिया जाएगा। मार्केट एसोसिएशन के जितने लोग हैं, मार्केट में जो दुकानें हैं, उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डस्टबिन। उस डस्टबिन में वो सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट करेंगे। एवरीडे वैन चलेगी, कलेक्ट किया हुआ वेस्ट रिसाइकल होगा और रिसाइकल होने के बाद में उसको हम लोग यूज करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद यूनाइटेड बे के वाइस चेयरमैन अजय गोवले ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन से स्वच्छ व हरित समुदाय पहल को बढ़ावा मिलेगा। लोगों को ये समझ आए कि किस प्रकार कचरे को अलग करना, अपने स्थान पर ही उसको अलग करना और कचरा रिसाइकलिंग के लिए कैसे भेजा जा सकता है। कचरे में वैल्यू है, कचरा वेस्ट नहीं है। गौरतलब है कि 2 प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित इस परियोजना से एक और जहां मोबाइल संग्रह वैन के साथ घरों और दुकानों से कचरे का संग्रह और उसके बाद इसका पुनर्चक्रण होगा, वहीं जन जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता मेला, स्वच्छता मोहल्ला जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने संसदीय क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ संकल्प की प्रतिज्ञा दिलाई। केंद्रीय मंत्री की पहल से यहां वेस्ट से वेल्थ में तब्दील करने के लिए, कचरे से कंचर बनाने के लिए डिग्रेडेबल प्लांट लगाया गया है। स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से इस कार्य के जरिए एक और जहां स्वच्छ भारत अभियान को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर लोगों को रोजगार मिलने का बेहतरीन विकल्प भी खुलेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से देश के किसानों को पहली बार गणतंत्र दिवस पर बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया है। इन किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा भी करवाया जा रहा है। साथ ही फरवरी महीने में AIARI का दीक्षांत समारोह भी हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह से। जनवरी और फरवरी का महीना देश के किसानों के लिए और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए काफ़ी मायने रखता है। इस बार गणतंत्र दिवस पर देश के अलग अलग राज्यों से आए 1500 किसान अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फरवरी महीने में दीक्षांत समारोह होगा, जिसमें देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह। सर, जनवरी और फरवरी दोनों महीने महत्वपूर्ण है पूसा संस्थान के लिए और किसानों के लिए, क्या खास कार्यक्रम है? 26 जनवरी पर इस बार विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर 1500 किसानों को गणतंत्र दिवस में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। तो माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने यह कार्यक्रम रखा है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे जो नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर कॉम्प्लेक्स है, श्री सुब्रमण्य ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। तो इनको हम 20 की टोलियों में बांट करके और हर टोली के साथ 4-5 वैज्ञानिक रहेंगे, खेतों पर वो उपस्थित रहेंगे। इनको सभी किसानों को हम लेकर जाएंगे और पूसा संस्थान में क्या क्या शोध हो रहा है उसके बारे में विस्तार में जानकारी इनको दी जाएगी। दूसरी बात जो आपने बताई इस बार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह की, तो ये हमारा 62वां दीक्षांत समारोह है और हम 1 हफ्ते का ये कार्यक्रम करते हैं जो 4 तारीख से शुरू होकर के 9 तारीख को समाप्त होगा। और इस बार हमारे दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं वो आएंगी और महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कन्वोकेशन भाषण, जो हमारा दीक्षांत समारोह का भाषण होता है, वो देंगी। वैज्ञानिकों को, किसानों को और विशेष रूप से उन सभी छात्रों को, करीब 500 से अधिक छात्र हैं जो कि स्नातक, विशेष रूप से स्नातकोत्तर और विद्या वाचस्पति यानी कि PhD की उपाधि प्राप्त करेंगे, उन छात्रों को संबोधित करेंगी और उनके भविष्य की राह सुगम हो इसके बारे में अपनी राय
देंगी। इस तरह की तैयारियां चल रही है कन्वोकेशन को लेकर, बच्चों में भी उत्साह है, महामहिम राष्ट्रपति के हाथों पर उनको डिग्री मिलेगी, उपाधि लेंगे और भविष्य के वो मानव संसाधन बनकर कृषि क्षेत्र का विकास करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों का ये कार्यक्रम 1 हफ्ते का कार्यक्रम होता है जो 4 तारीख से शुरू हो रहा है। तो 4 तारीख को हमारा जो पहला कार्यक्रम होगा उसमें जो स्नातकोत्तर के छात्र हैं जिन्होंने MSc की उपाधि इस बार प्राप्त की हैं, अलग अलग विषयों में करीब 26 विषय हैं जिनमें इन छात्रों को स्नातकोत्तर की उपाधि दी जाती है और हर विभाग से एक छात्र को नामित किया जाता है गोल्ड मेडल प्रेजेंटेशन के लिए। तो 26 विषय हैं, 26 विषय से 26 MSc के छात्र चुन करके अपने अपने विभागों से आएंगे और यहाँ पर डॉक्टर BP पाल ऑडिटोरियम में वो अपनी जो शोध कार्य उन्होंने किया है उसका एक प्रेजेंटेशन देंगे और इसके बाद उनमें से करीब 6 छात्रों को चिन्हित किया जाएगा जिनको IARI मेडल दिया जाएगा और एक छात्र को जो सबसे ऊपर होगा उसको हम IARI बेस्ट स्टूडेंट मेडल देते हैं और वही छात्र जो है प्रोफेसर VL चोपड़ा NABARD मेडल भी प्राप्त करता है। तो एक तो ये, इसी तरह से जो हमारे विद्या वाचस्पति यानी PhD के छात्र हैं वो भी 26 विषयों से हर विभाग से एक छात्र चयनित होकर के आएगा, फिर वो अपने शोध कार्य को प्रेजेंट करेंगे और उनमें से 6 छात्र उसी प्रकार से चुने जाएंगे जिनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इसके बाद अगले दिन के कार्यक्रम में जो और छात्र हैं उन्होंने जो शोध कार्य किया है उन शोध कार्यों की एक संक्षिप्त रूपरेखा संबंधित विभाग के जो प्राध्यापक हैं वो प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावे कई पुरस्कार हैं जिसमें इस बार सुकुमार बसु मेमोरियल अवार्ड है, डॉक्टर HK जैन मेमोरियल अवार्ड है। इस एक निर्धारित प्रक्रिया के बाद उन वैज्ञानिकों का, शिक्षकों का चयन किया जाता है जिनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं, वो पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात जो है इसमें दीक्षांत समारोह में लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर की होती है जो कि कई सालों से लगातार हर वर्ष दीक्षांत समारोह के दौरान लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर आयोजित किया जाता है और इस बार का जो लेक्चर है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं सचिव डेयर डॉक्टर हिमांशु पाठक देंगे। तो ये थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह, जिनका मानना है कि जनवरी महीने में देश के 1500 किसानों के गणतंत्र दिवस पर अतिथि के तौर पर शामिल होने से अन्नदाता का जहां मान बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर फरवरी महीने में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के शिरकत करने से छात्रों और संस्थान के कार्मिकों का उत्साह बढ़ेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में जारी है। ये यात्रा छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील इलाकों में भी चल रही है। प्रदेश के कांकेर जिले के ग्राम पंचायत कढ़ाई खोदरा में सूचना, शिक्षा और संचार वैन का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान शिविर लगाकर ग्रामवासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। सुबह से ही दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अगले 5 दिन के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। इस दौरान शीतलहर चलने के साथ ही कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। घने कोहरे के कारण रेल यातायात और विमानन गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार हो गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के भाव में मिला जुला रुख रहा। इसके भाव की बात करें तो ध्रोल और राजकोट मंडी में भाव बढ़े, वहीं जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में गिरावट दर्ज की गई। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे।
गुजरात की ध्रोल मंडी में 23 जनवरी को मूंगफली का भाव था 5,645 रुपए। 24 जनवरी को इसके भाव में 245 रुपए की तेजी आई और भाव 5,890 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में भी मूंगफली के भाव में मजबूती का रुख रहा। यहां 23 जनवरी को इसका भाव रहा 6,150 रुपए, जो कि 24 जनवरी को 25 रुपए चढ़कर 6,175 रुपए हो गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंगफली के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहां 24 जनवरी को इसका भाव 200 रुपए टूटकर 6,200 रुपए से 6,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहां 24 जनवरी को मूंगफली का कारोबार 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 7 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 75,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,18,000 टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 2,43,000 टन रहा था। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। असम के किसान बोरो धान की फसल में तना छेदक कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। असम में इस समय फॉक्सटेल बाजरा की बुआई की जा सकती है। असम में ही किसान मक्के की फसल की समय पर सिंचाई कर लें। अगर यहाँ मक्के के खेतों में फॉल आर्मी वर्म का असर दिखाई दे तो जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। यहाँ मिर्च में थ्रिप्स और पत्ती मोड़क दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर लें। असम में आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग की रोकथाम के लिए किसान रिडोमिल MZ को पानी में मिलाकर छिड़कें। असम में गेहूं की फसल में कटवर्म का प्रकोप दिखने पर इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। असम में किसान मसूर की दाल की हल्की सिंचाई करें। यहाँ सरसों की फसल में माहू के नियंत्रण के लिए ऐसे संक्रमित पौधों को उखाड़कर फेंक दें। अगर संक्रमण अधिक हो तो इससे बचाव के लिए सरसों की फसल में जरूरी कीटनाशक छिड़कें। असम के किसान काबुली चने और मटर में फली छेदक कीट से बचाव के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। मेघालय के किसान मटर की फसल की समय पर सिंचाई करें। साथ ही यहाँ मटर की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। मेघालय में ही किसान सभी जड़ वाली सब्जियों की भी समय पर सिंचाई करें। मेघालय में इस समय अनानास के पके फलों की तुड़ाई की जा सकती है। यहाँ अमरूद की खेती कर रहे किसान अमरूद के बगीचों या खेतों में गोबर की खाद डालें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी ने नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को अपने संबोधन में पीएम ने नए मतदाताओं का नमन किया। उन्होंने कहा कि आपका वोट देश को विकसित बनाएगा। आगामी 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। परीक्षा के तनाव और रणनीति को लेकर पीएम मोदी छात्रों को मंत्र देंगे।
गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सुरक्षा दीपेंद्र पाठक ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। व्यवस्था के लिए यातायात इकाई, सुरक्षा इकाई और जिला इकाई को तैनात किया गया है। इतिहास में पहली बार दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की सुरक्षा का ध्यान रखने वाले कुल 1132 कर्मियों को गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसमें पुलिसकर्मी, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा के लोग शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के गणतंत्र दिवस से पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए जानकारी दी कि ये साल का वो समय होगा जब 54 विमान कर्तव्य पथ के ऊपर एक साथ होंगे। एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार अब अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री रामलला के दर्शन करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट हुई है कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर और अन्य पर्यटन गतिविधियों के कारण उत्तर प्रदेश को वर्ष 2024-25 में 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर संग्रह होने की उम्मीद है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर जगह खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पंजाब में भी कई जगहों पर सिख समुदाय के सदस्यों ने लंगर का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्लिम युवाओं ने मिठाइयां बांटकर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। खट्टर ने लुवास के नए कैंपस का उद्घाटन किया और प्रदेश को 2024 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।